नमस्कार मित्रों, 3KG की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में जाना था कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का अंत किया था। आगे हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु उससे पहले हमें राजा पोरस के बारे में जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के समय यवन आक्रमणकारी अलेक्जेंडर या सिकंदर भारत आया था। राजा पोरस का जन्म लगभग 355 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता का नाम महाराजा बमनी तथा माता का नाम रानी अनुसुईया होता है। राजा बमनी का राज्य पंजाब में झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी के तट तक फैला हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। राजा पोरस का राज्याभिषेक 340 ईसा पूर्व में होता है। इन्हीं के समकालीन गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला होती है, जिसके महाराजा अम्बिराज होते हैं, जो कि रिश्ते में पोरस के मामा लगते हैं। अर्थात महाराजा बमनी की पत्नी रानी अनुसुईया अम्बिराज की बहन होती है। परंतु गांधार का महाराजा अम्बिराज महाराजा बमनी से शत्रुता रखता था। महाराजा अम्बिराज का पुत्र राजा अम्बी होता है, जो कि पोरस का रिश्ते में भाई होता है। राजा अम्बी प्रारंभ में तो पोरस से मित्रता रखता है, परंतु बाद में इन दोनों में भी शत्रुता हो जाती है। पोरस का विवाह दस्यु राजकुमारी लाची से होता है, जिनसे इन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम मलय केतु होता है। इसी समय यूनान का शासक अलेक्जेंडर या सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत विजय का स्वप्न लेकर मैसेडोन से भारत आया था। सिकंदर अपने कार्यकाल में मैसेडोनिया से अपना विजय अभियान प्रारंभ करता है और तुर्की, सीरिया, इराक, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीसिया, जॉर्डन, गाज़ा, जेरूसलम, ईरान और बैक्ट्रिया, ताजिकिस्तान और फरगाना को जीतता हुआ हिंदू कुश तक पहुंच जाता है। और फिर जब सिकंदर सिंधु नदी को पार कर तक्षशिला पर आक्रमण करता है, तो तक्षशिला का राजा अम्बी उससे युद्ध न करते हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। सिकंदर के लिए भेंट स्वरूप कई चांदी की वस्तुएं और कुछ कीमती भेंटें उपहार स्वरूप उसे भेजता है, परंतु सिकंदर उसके उपहार को वापस कर देता है और राजा अम्बी को अपने भारत विजय के अभियान में साथ देने के लिए कहता है, जिसके फलस्वरूप राजा अम्बी अपने 5000 अनुपम वीर योद्धा सिकंदर को प्रदान करता है। अब राजा अम्बी तक्षशिला का नाम मात्र का राजा होता है। उसकी सारी सैन्य शक्तियाँ सिकंदर के अधीन होती हैं। अब तक्षशिला में रहकर ही सिकंदर आगे भारत विजय की योजना बनाता है। उसी समय काल में तक्षशिला के महाविद्यालय में आचार्य चाणक्य प्रधान अध्यापक होते हैं। वे भारत की भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों को देखकर अत्यंत विचलित हो जाते हैं और तक्षशिला को छोड़कर राजा पोरस के पास आते हैं और उन्हें सचेत करते हैं। अब क्योंकि सिकंदर के साथ राजा अम्बी की भी सेना सम्मिलित हो जाती है, जो कि पोरस की सेना से बड़ी और शक्तिशाली होती है, यही सोचकर आचार्य चाणक्य भारत की सबसे बड़ी और मजबूत महाजनपद मगध के राजा घनानंद के पास मदद मांगने के लिए आते हैं। परंतु घनानंद आचार्य का अपमान कर देता है और आचार्य को बंदी बनाने का आदेश देता है। आचार्य चाणक्य के बारे में इसके आगे की जानकारी हमने इससे पहले के वीडियो नंद वंश वाले वीडियो में हम पहले ही जान चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाइडेस्पिस अर्थात झेलम के युद्ध की ओर। पंजाब का राजा पोरस खोखरों और दस्युओं को साथ लेकर युद्ध का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित थे, राजा पोरस सिंध तथा पंजाब सहित एक बड़े भूभाग के स्वामी थे। राजा पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। आखिर क्या कारण था कि वह मैसेडोन से लेकर भारत तक सभी राजाओं को हराते हुए पहुंचा था। चूँकि यवन सेना का मुख्य बल उसके दूरगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। इतिहासकार मानते हैं कि पोरस को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर बहुत अधिक विश्वास था।
लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार ये नहीं जानते थे कि झेलम नदी पार करने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि झेलम नदी पार करने के बाद झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी और इधर से राजा पोरस अपनी शक्तिशाली गज सेना लेकर यवनी सेना पर टूट पड़े थे। पोरस की हस्ती सेना ने यवन की सेना का इस कदर संहार किया कि उससे सिकंदर और उसकी सेना भयभीत हो उठे। पोरस की सेना में शक्तिशाली गज सेना के अतिरिक्त कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे कि 7 फुट का भाला, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों को घोड़े सहित मार गिराते थे। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हो गए और कई सैनिक भय से कांप उठे, परंतु उसके बावजूद सिकंदर अपनी जीत पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षकों और प्रतिरक्षा टुकड़ी को साथ लेकर आगे बढ़ा और बीच युद्ध के क्षेत्र में घुस आया। और इधर पोरस के सभी सेनापति और स्वयं राजा पोरस भी अपने हाथियों पर बैठे हुए होते हैं, जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं होता है। और फिर राजा पोरस के सेनापति अमर सिंह ने अपने भाले से सिकंदर के घोड़े बुके फराल को मार गिराया, जिससे सिकंदर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसा यूनानी सेना ने अपने युद्धकाल में पहले कभी नहीं देखा था। जब सिकंदर ज़मीन पर गिरा तो उसके सामने राजा पोरस तलवार लिए खड़े थे और अब सिकंदर बस कुछ पल का मेहमान था। तभी राजा पोरस ठिठक गए और उन्हें सिकंदर पर हंसी आ गई कि आधी दुनिया को जीतने वाला आज मेरे कदमों में पड़ा है। फिर राजा पोरस को अपना क्षत्रिय धर्म याद आ गया कि कैसे वह एक निहत्थे राजा की हत्या कर सकता है। बहरहाल तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर तेज़ी से वहाँ से भगा ले जाता है। और फिर कुछ दिनों के पश्चात 322 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी स्वयं की सेना के साथ तक्षशिला की सेना के साथ बैक्ट्रिया और फारस की सेना लेकर अपनी पूरी ताकत के साथ पोरस के राज्य पर हमला करता है। इस बार भी पोरस बड़ी वीरता और बहादुरी से लड़ते हैं, परंतु आज राजा पोरस का पक्ष कमज़ोर होता है और वे सिकंदर से इस युद्ध में हार जाते हैं। राजा पोरस को इस युद्ध में बंदी बना लिया जाता है और फिर सिकंदर उनसे पूछता है कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब राजा पोरस कहते हैं कि आप मेरे साथ वही कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। तब सिकंदर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह पोरस को जीवित छोड़ देते हैं और उनके साथ एक संधि करता है, जिसमें कि वह आगे भारत विजय में सिकंदर का साथ दे। राजा पोरस भारी मन से इस संधि को अपनाते हैं, क्योंकि इस युद्ध में उनके परिवार के कई सदस्य मारे जाते हैं। उनके पिता महाराजा बमनी भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। इस कारण राजा पोरस भारी मन से सिकंदर की संधि को अपनाता है। उसके बाद सिकंदर की सेना चिराब नदी को पार करके आगे बढ़ती है, लेकिन व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर सभी सैनिक व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देते हैं, जिसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह है कि सिकंदर की सेना पोरस के साथ 2-2 युद्ध लड़कर बुरी तरह थक चुकी थी, और दूसरा कारण यह था कि आगे मगध का शासक घनानंद था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था। सिकंदर अपने सैनिकों को व्यास नदी पार करने के लिए कई तरह से प्रोत्साहित करता है, भरसक प्रयास करता है, परंतु उसकी सेना आगे जाने से इनकार कर देती है। उसके बाद सिकंदर भारी मन से भारत विजय का स्वप्न अधूरा लेकर 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से वापस लौटता है, परंतु ईरान के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर यूनान न जाकर वापस तक्षशिला में आ जाता है और सिकंदर के द्वारा विजित राज्यों पर अधिकार कर लेता है। और फिर 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और राजा अम्बी
दोनों मिलकर धोखे से राजा पोरस की हत्या कर देते हैं और उनकी पत्नी लाची की भी इस हत्याकांड में मृत्यु हो जाती है। पोरस के पुत्र मलय केतु होते हैं जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद निर्वासित जीवन जीते हैं और फिर सेल्यूकस पोरस के राज पर अधिकार कर लेता है और इस प्रकार पौरव वंश का अंत हो जाता है। तो मित्रों, यह थी जानकारी पुरु वंश के राजा पोरस के बारे में। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। CK जी की सीरीज देखने के लिए आपका धन्यवाद।